ओडिशा के सबसे नामी स्कूल में से एक यानी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस शॉर्ट फॉर्म में किस इस स्कूल के क्लास 9वीं के छात्र की रहस्यमय तरीके से बाथरूम के अंदर लाश मिलती है। उस लाश के साथ किस तरीके से बर्बरता की गई थी हम बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। लेकिन जानिए कि उस लाश के साथ मजाक बनाने वाले लोग कौन थे। ये जो मुंह छुपाते हुए पुलिस जिसे पकड़कर लेकर जा रही है, ये सब स्कूल के मैनेजमेंट के लोग हैं। खुद बड़े बड़े जो टीचर्स शामिल है इसमें, प्रिंसिपल शामिल है इसमें, और यहां तक कि जब ओडिशा पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता यह लगता है कि 7 डॉक्टरों ने भी झूठ बोला ताकि इस स्कूल की इज्जत को बचाया जा सके और सीधे तौर पर बड़े बड़े लोगों का जो चेहरा है वो कभी भी बेनकाब ना हो सके। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, मुंह छुपाकर, हाथों से मुंह छुपाकर, रुमाल से मुंह छुपाए जा रहे हैं। यहां तक कि इस पूरे केस में एक महिला भी शामिल है जिसे पल्लू से उसने अपना मुंह छुपा रखा है और दबे पांव वो सीधे तौर पर अंदर जाते हुए नजर आती है। लेकिन इस पूरे केस में सबसे रोंगटे खड़े करने वाली बात यह कि जो बच्चों के बीच में जो पूरी रहस्यमयी कहानी पनपी, उसमें हर एक बच्चा अपने स्कूल के खिलाफ बोलने से डर रहा था। उन्हें लग रहा था कि अगर हमने पोल खोल दी इस स्कूल की तो हमारी पढ़ाई खराब हो जाएगी, स्कूल मैनेजमेंट इन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। यहां तक कि बच्चों ने हर एक चीज अपनी आंखों से देखी थी। लेकिन जब पुलिस पहुंचती है तो बच्चे कतराते हैं पुलिस अंकल को सच्चाई बताने से। लेकिन धीरे धीरे जब ये पढ़ते खुलती चली जाती हैं, पन्ने पलटे जाते हैं, तो आज हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस बच्चे की, जहां पर सबूत है कि उस बच्चे के छाती पर चढ़कर किस तरीके से उसे मौत के घाट उतारा गया। हर एक बच्चा जानता था कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ, लेकिन किसी ने भी मुंह नहीं खोला। जब सच्चाई सामने आई तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। जानिए पर्दे की पीछे की असली कहानी, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसे हमें सुलझाने में, जिसे हमें समझने में वक्त जरूर लग गया। यह हाल फिलहाल की बात है, लेकिन आपके लिए जानना उससे भी ज्यादा इसे जरूरी है। सीबा मुंडा एक 9th क्लास में पढ़ने वाला करीब 14 साल का बच्चा, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस बच्चे के साथ इसके कातिलों ने मरने से पहले जो बर्बरता की उससे भी ज़्यादा शर्मनाक कारनामा किया इन स्कूल वालों ने, इसके मैनेजमेंट ने। यहाँ तक कि जो CEO हैं उन्होंने भी उस बच्चे की लाश का मजाक बना दिया गया। उस बच्चे की लाश को माँ बाप को सौंपा गया और झूठ बोलते हुए सौंपा गया कि आपका बच्चा तो बाथरूम में गिर गया था, उसको तो कार्डियक अरेस्ट हो गया था। यहाँ तक कि जो स्कूल मैनेजमेंट, जो डॉक्टर्स बच्चे की लाश को माँ बाप को सौंप रहे थे, वो जानते थे कि इस बच्चे का गला घोटा गया है, इस बच्चे को बेरहमी से मारा गया है, और अपने स्कूल की, अपनी यूनिवर्सिटी की बेइज्जती ना हो इसलिए तुमने उस बच्चे की लाश का तमाशा बनाकर रख दिया। ये जो पूरी वारदात है उड़ीसा के भुवनेश्वर की है और कलिंग इंस्टीट्यूट, ये नाम भर से आपको आज से 1-1.5 साल पुरानी एक मिस्ट्री, एक ऐसी ही मिस्ट्री याद आ गई होगी जिसमें एक लड़की ने एक ऐसा कदम उठाया था। लेकिन अब जो कलिंग इंस्टीट्यूट है वो फिर से एक बार सवालों के घेरे में है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल में एक ऐसी लाश की गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई, एक ऐसी लाश की गलत थ्योरी पेश की गई जिसको माँ बाप के सामने जब पेश किया गया तो झूठ बोलते हुए रखा गया। दरअसल 12 दिसंबर की बात है। इस कहानी को मैं शुरू करती हूँ और आप एक एक करके समझिए कि उस बच्चे के साथ किस तरह से गलत किया गया। 12 दिसंबर को फैमिली को एक कॉल जाता है इसी किस स्कूल की तरफ से और कहा जाता है कि देखिए जो आपका बेटा है सीबा मुंडा, उसकी तबीयत कुछ ख़राब है और हमें लगा वो बाथरूम में स्लिप कर गया, गिर गया है, और इसके बाद हम उसे लेकर फ़ौरन कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल जा रहे हैं उसे भर्ती कराने, आप फ़ौरन यहाँ पर पहुँच जाइए। अब क्योंझर जो उड़ीसा है वहाँ पर एक जगह है क्योंझर, वहाँ से जो माँ बाप है, लगभग अगर डिस्टेंस की बात करें भुवनेश्वर से तो 200 या 220 के आसपास पड़ता है। तो माँ बाप जब सुनते हैं कि बच्चा उनका बीमार या बाथरूम में गिर गया और अस्पताल ले जाना पड़ रहा है तो फ़ौरन वो लोग बेचारे वहाँ से निकलते हैं। अब इधर क्या होता है कि जब बच्चे को एडमिट किया जाता है, उसी कलिंग इंस्टीट्यूट में ही बच्चा घूम रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा, उसी का मेडिकल साइंस का हॉस्पिटल है, उसी का स्कूल है, उसी का हॉस्टल है। अब जब हॉस्पिटल में बच्चे को भर्ती कराया गया तो कुछ देर डॉक्टर्स उसे देखते हैं, करीब 7 से 10 लोग
डॉक्टर्स की टीम देखती है। पेरेंट्स वहाँ पर करीब 4-5 घंटे के बाद जब पहुँचते हैं, तब पेरेंट्स को बच्चे को सौंपा जाता है। वो जिंदा नहीं होता बल्कि उसकी लाश सौंपी जाती है और कहा जाता है कि आपका बच्चा बाथरूम में गिर गया था और पता लगा उसे कार्डियक अरेस्ट आया था। अब आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं है, आप इसे ले जाइए। बाकायदा डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो मेडिकल साइंस हॉस्पिटल है वहाँ से भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और बच्चे को रिलीज़ किया जाता है और उसकी जो डेड बॉडी है माँ बाप को सौंप दी जाती है और ऑटो में उस बॉडी को ले जाया जाता है जो क्योंझर जगह है जहाँ पर माँ बाप रहा करते थे। जो ये घर आप देख रहे हैं, यहाँ के लिए बच्चे के माँ बाप निकल जाते हैं। आप सोचिए, एक माँ बाप जिनके हाथ में उनके बच्चे की लाश है, उनकी रो रो कर बुरी हालत है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अचानक से हुआ क्या। एक रात पहले तो बच्चा बिल्कुल ठीक था, उसने बात भी की थी, लेकिन अचानक सुबह ऐसी चीज़ कैसे हो गई। अब जैसे ही जो माँ बाप हैं वो घर तक पहुँचते हैं, वहाँ पर लाश को रखा जाता है, अंतिम संस्कार की तैयारियाँ वगैरह की जाती हैं, तभी जो माँ है उसकी नज़र अपने बेटे के गले पर पड़ती है और गले पर उन्हें एक ऐसा निशान दिखता है जिसे देखकर उन्हें समझ में आता है कि उनके बेटे को तो मारा गया है। दरअसल वो जो गले पर निशान था वो लाल रंग का चोटिल जैसा निशान था कि जैसे कोई चोट लगी हो और सीधे गले पर आप ये देखिए सामने के जगह पर था। अब जैसे ही माँ को ये सारी चीज़ें दिखती हैं तो उन्हें डाउट होता है, उन्हें लगता है कि शायद जो हॉस्पिटल वाले थे, जो स्कूल के लोग हैं, जो टीचर्स हैं, उन्होंने उनसे कोई बात छुपाई है। फ़ौरन जो माँ है वो क्योंझर पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ पर पुलिस को पूरी इन्फॉर्मेशन देती है, बताती है कि हमें बॉडी सौंपी गई थी और कहा गया कि बच्चा स्लिप कर गया था, कार्डियक अरेस्ट है, लेकिन हमें दिख रहा है कि उसके जो गला है उस पर चोट है। पुलिस पूछती है कि क्या पोस्टमार्टम वगैरह नहीं कराया गया, तो माँ बोलती है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं कही थी, वहाँ से तो अस्पताल ने हमें ऐसे ही दे दिया। अब जो क्योंझर पुलिस है वो 0 FIR दर्ज करती है और इसके बाद बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मतलब पोस्टमार्टम जो है वो कराया जाता है। अब करीब 1 दिन का पूरा इंतज़ार किया जाता है ताकि पूरी पोस्टमार्टम हो जाए, उसकी रिपोर्ट ठीक से मिल जाए। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगती है तो साफ तौर पे उस पर लिखा होता है कि बच्चे के गले पर चोट दी गई है, उसको मारा गया है। और तो और ना सिर्फ गले पर बल्कि बच्चे के शरीर पर भी कुछ चोट के या दबाव के निशान थे। इसके अलावा ये साफ होता है कि बच्चे की मौत ना तो कार्डियक अरेस्ट से हुई है, ना बाथरूम में गिरने से हुई है, बल्कि बच्चे की मौत हुई है स्ट्रैंगुलेशन से, यानी कि किसी ने बेरहमी से उसका गला दबाया है और उसके निशान साफ तौर पर गले पर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने देख लिए। अब जब ये पूरी कहानी सामने आती है तब सीधे तौर पर जब क्योंझर पुलिस है वो पूरा मामला बताती है भुवनेश्वर पुलिस को, वहाँ पर बातचीत करती है और फिर ये जो FIR ट्रांसफ़र हो जाती है भुवनेश्वर की पुलिस स्टेशन में और वहाँ पर कार्रवाई की जाती है। वहाँ पर जो पुलिस है वो अपनी तफ्तीश शुरू करती है। अब इधर पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ गई थी, जो भुवनेश्वर की पुलिस थी, और दूसरी तरफ जो पेरेंट्स थे जो 200 किलोमीटर दूर आए थे जहाँ पर बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ क्योंझर से, वहाँ से सीधे तौर पर निकल जाते हैं भुवनेश्वर के लिए फिर से। और यहाँ पर तमाम तरीके से आप अगर स्क्रीन पर देखेंगे अभी तो देखिए किस तरह से जो यूनिवर्सिटी है सामने, उसके स्कूल के सामने कितने ज़्यादा जो लोग हैं, जो भीड़ है वो इकट्ठा हो गई है, क्योंकि उन्हें सच समझ में आ गया कि उनके बच्चे का मर्डर किया गया है, उनके बच्चे का कोई कातिल है और जिसे छुपाने के लिए जो स्कूल है वो एक स्वांग रच रहा है। अब ये सारी चीज़ हो जाने के बाद पुलिस की टीम जो है वो सीधे तौर पर उस स्कूल के कैंपस में पहुंचती है, उस हॉस्टल के कैंपस में पहुंचती है और जाकर पूछताछ करना शुरू करती है। सबसे पहले मैनेजमेंट से पूछा जाता है, क्योंकि पुलिस है तो सीधे तौर पर वो डायरेक्ट बच्चों के पास नहीं जाती, मैनेजमेंट से पूछताछ होती है, उनसे सारी कहानी समझी जाती है। अब आप ये देखिए, जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो सच जानता है, लेकिन बार बार वो एक लाइन दोहराता है। वो ये बोलता है कि हम आपसे बता रहे हैं बच्चा बाथरूम में गिर गया था और फ़ौरन हम लेकर गए तो पता लगा उसको कार्डियक अरेस्ट आया है। अब हर मैनेजमेंट का हर एक बंदा, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर तक, आप देखें यहाँ तक कि जो CEO हैं वो भी यही सेम सेंटेंस बोलते हैं। अब पुलिस को लगता है कि कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। पुलिस सीधे तौर पे कहती है कि ठीक है, हमने आपकी बात समझ ली, अब आप हमें वो जगह दिखा दीजिए जहाँ पर बच्चा गिरा हुआ पड़ा था, जहाँ पर बच्चा स्लिप कर गया था, यानी आप हमें हॉस्टल का वो बाथरूम दिखा दीजिए। अब जो स्कूल का मैनेजमेंट है, जो हॉस्टल के वार्डन वगैरह हैं, वो इस बात से अनजान थे कि उस बाथरूम को जैसे खोला जाएगा उसमें कातिल का सच जो है वो छिपा दिख जाएगा उनको। और जैसे ही उस बाथरूम को खोला जाता है पुलिस को वहाँ पर ले जाकर, जैसे ही दरवाज़ा खोला गया, सामने की वॉल पर पुलिस को लिखा मिलता है जोकर गैंग। जिस बाथरूम के अंदर बच्चा गिरा हुआ था, जहाँ पर बताया जा रहा है कि वो स्लिप कर गया, उसी की सामने वाली दीवार पर जोकर गैंग जब पुलिस को दिखा, पुलिस ने आसपास देखा तो सबसे पहले बाथरूम को सील किया और उस जोकर गैंग जो लिखा था उसकी तस्वीर ली और काफ़ी बच्चों से पूछताछ करनी शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने परमिशन ली और परमिशन लेने के बाद हर एक बच्चे से, चाहे वो जो जिसकी मौत हुई जो 14 साल का बच्चा था, उसके जो दोस्त थे, उससे बड़े जो सीनियर्स थे, जो जूनियर थे, हर किसी से पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू की। और ऐसे में जो कमिश्नर थे वो इस केस को खुद
सामने से आके हैंडल कर रहे थे, खुद तफ्तीश कर रहे थे, और एक एक बच्चे से जब उन्होंने बात की तब जाकर टोटल 5 आई विटनेस सामने आए और उसमें से एक बच्चा निडर होकर सामने आता है और वो पुलिस के सामने वो पूरी कहानी बताता है और बताता है किस तरह से जोकर गैंग जो इस स्कूल के अंदर चल रहा है उसने उस बच्चे को मौत के घाट उतारा, और कैसे जो स्कूल के टीचर्स हैं, जो मैनेजमेंट हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, हर एक शख्स मिलकर उस बच्चे की मौत को छुपा रहा था और एक्सीडेंटल मौत दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब वो बच्चा पुलिस कमिश्नर के सामने पूरी कहानी बताता और कहता है कि सर दरअसल हुआ ऐसा था 12 दिसंबर को कि जो मेरा दोस्त है शिवा, वो दरअसल दाल लेकर जा रहा था क्योंकि हॉस्टल में थे, हमें खाना मिला था, तो वो अपनी प्लेट लेकर जा रहा था और उससे दाल जो है थोड़ी सी नीचे बिखर जाती है, गिर जाती है, और जैसे वो गिरी तो जोकर गैंग के लोग सामने आते हैं और वो उसे बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। पहले वो उससे कुछ कहते हैं जिस पर जो मेरा दोस्त है डिनाई करता है और इसके बाद वो उसे मारते हैं, पीटते हैं, फिर घसीट कर बाथरूम में ले जाते हैं और वहाँ पर उसका गला दबा देते हैं और उसे मार देते हैं। अब पुलिस को एक कहानी समझ में आई कि मर्डर किसने किया और कैसे किया, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में सवाल था कि जोकर गैंग, एक स्कूल के अंदर ऐसी गैंग चलाई जा रही है, कौन सी एक गैंग है। तो पुलिस इस पर भी इन्वेस्टिगेट करती है, तो कई सारे बच्चों के बयान लिए जाते हैं, सबसे पूछताछ की जाती है, तो पता लगता है इस स्कूल के अंदर क्लासेस में या इस क्लास के अंदर कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे लड़के जो अपने आप को बड़ा समझते थे, जो अपने आप को दादा दिखाना चाहते थे, डॉन दिखाना चाहते थे, जो अक्सर बच्चों के साथ बदतमीज़ी करते थे, जो उनको बुली करते थे, उनकी कॉपी फाड़ देते थे, उनको सर पे मारकर भाग जाते थे, इस तरीके की हरकत क्या करते थे। तो धीरे धीरे होता ये है कि वो बच्चे अपने आप, जब इस तरह से कई खुराफाती बच्चे एक साथ मिले तो उन्होंने अपनी एक गैंग बना ली और उसका नाम दे दिया जोकर गैंग। और उनका मेन काम क्या था कि जैसे किसी बच्चे को खाना मिला तो उसका खाना लेकर भाग गए, उसके में से रोटियां निकाल ली, तो दरअसल बच्चों को तंग करने का काम इन्होंने शुरू कर दिया। अब ऐसे में जो बच्चे उनसे डरते थे उनके साथ तो ये ठीक रहते थे, लेकिन जो बच्चा जोकर गैंग से डरता नहीं था, जो उनकी आंखों में आंखें मिलाकर बात करता था, वो उनका असली टारगेट हो जाता था। और शिवा जो 14 साल का बच्चा था जिसको इन्होंने मौत के घाट उतारा, वो भी इस जोकर गैंग से डरता नहीं था, और इसीलिए जिस रोज़ दाल गिरती है और उसी बात पर जोकर गैंग जब उसे कुछ कहते हैं तो वो बच्चा आंखों में आंखें डालकर उस गैंग के मेंबर से बात करता है और इसी का वो बदला लेते हैं, क्योंकि इस जोकर गैंग को चाहिए था कि मेरे से डरकर हर एक शख्स रहे। अगर मैं क्लास में आऊँ तो सब खड़े हो जाएं, अगर मैं क्लास में बैठा हूँ तो सब आंखें नीचे करके मुझसे बात करें। और जैसे ही उस बच्चे ने इस चीज़ का विरोध किया तो उसकी जान ले ली गई। अब ये सारी पूरी कहानी जब पुलिस के सामने आती है तो पुलिस इस पूरे मैनेजमेंट से जब जांच पड़ताल करती है तो उन्हें समझ में आता है कि 8 लोग पूरी तरीके से संलिप्त हैं, जिन्हें अरेस्ट किया जाता है, जिसमें जो CEO हैं इस स्कूल के, यूनिवर्सिटी के, वो भी अरेस्ट हुए हैं। इसके अलावा एक महिला अरेस्ट हुई है जैसा दीपक ने बताया। साथ ही साथ वो 3 बच्चे यानी जोकर गैंग के वो 3 सदस्य जिन्होंने ये मर्डर किया है, जो नाबालिग हैं, उन्हें भी पुलिस ने अरेस्ट किया और सुधार गृह भेज दिया है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने एक तरीके से लाश को सौंप और कहा गया कार्डियक अरेस्ट हो गया है, एक्सीडेंटल डेथ है, उनमें से भी 7 डॉक्टर्स को पुलिस ने उठाया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और उनसे भी ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन इस पूरे मामले में जो ये यूनिवर्सिटी है उसके जो असली मालिक हैं यानी कि अच्युता समांता, आखिर वो क्यों चुप हैं? दरअसल ये जो अच्युता समांता है इसके बारे में आप आगे जानेंगे, दीपक आपको बताएंगे किस तरह से जो यूनिवर्सिटी है काम करती है, लेकिन इसमें इनका नाम सामने आ रहा है। कई तरीके के जो मीडिया चैनल्स हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि क्या जो CEO है, जो वार्डन है, जो मैनेजमेंट है, क्या उन्होंने इस बात की जानकारी अपने असली मालिक को दी थी? अगर बच्चे का मर्डर हुआ उनके हॉस्टल के अंदर, उनके स्कूल के अंदर, तो क्या इस बात की जानकारी अपने असली बॉस को दी गई? उनसे आपने जानकारी ली और उनको बताकर आपने पूरी प्लानिंग की? क्योंकि जो पुलिस है उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि एक बार अच्युता समांता जो है उनसे भी कार्रवाई की जाए, उनसे भी पूछताछ की जाए, क्योंकि हर किसी का ये मानना है कि दरअसल जो रियल बॉस है बिना उसको बताए जो CEO है वो इतना बड़ा कदम नहीं लेगा। तो ऐसे में उनकी जांच पड़ताल भी होनी चाहिए कि क्या वो इस पूरे मामले में संलिप्त हैं, क्या उन्हें पता था कि उनके हॉस्टल में एक बच्चे का मर्डर हुआ और उन्होंने पूरी प्लानिंग बताई कि देखो तुम लोग ऐसा करो कि बच्चे की बॉडी को सौंप दो, उसको एक्सीडेंटल डेथ दिखा दो। तो ये सारी चीज़ की भी जाँच करनी बहुत ज़रूरी है और ऐसा लोग लगातार कह रहे हैं। लेकिन जो ये रियल बॉस है यानी कि अच्युता समांता है, इन्होंने हाल ही में एक
सभा हुई थी उसमें एक बयान दिया था जहां पर उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया था कि कोई भी शख्स उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी शख्स उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। दरअसल मैं बताती हूँ कि उन्होंने क्या चीज़ें कही थी। उन्होंने ये कहा था कि देखिए जो इंस्टीट्यूशन है, जो कलिंगा यूनिवर्सिटी है, उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उसको गलत दिखाने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर यह दिखाया जा रहा है कि ये जो यूनिवर्सिटी है, इसको कोई ऐसा शख्स है जो ये चाहता है कि इसकी छवि धूमिल हो जाए और वो बार बार इस यूनिवर्सिटी के लिए गंदी चीज़ें करना चाह रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और आखिरी लाइन वो ये भी कहते हैं कि कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपको हम आगे सुनाएंगे कि अच्युता ने ऐसी चीज़ें क्या क्या कह दी, लेकिन उससे पहले जो सवाल उठ रहे हैं डॉक्टर्स पर, जो इस यूनिवर्सिटी पर सवाल उठ रहे हैं, वो जानिए। फिर सुनिए इन सवालों का जवाब देते हुए जो अच्युता है उन्होंने ऐसी क्या चीज़ें कह दी। सबसे पहले देखिए, जब बच्चे की लाश मिलती है, जो इंसिडेंट होता है, तो उसमें ये माना जा रहा है कि इतना सीरियस इंसिडेंट था। जो पेरेंट्स हैं, जो करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, हर कोई आरोप लगा रहा है कि इस तरह से एक मर्डर हुआ है आपके स्कूल में, बाकी बच्चे सेफ नहीं है, एक गैंग चलती है आपके स्कूल में और वहां पर आप इस चीज को छुपा कैसे दे सकते हैं। तो क्या मैनेजमेंट को ये कोई सीरियस इशू नहीं लगा था? इसके अलावा क्यों सारे फैक्ट्स को छुपाया गया? साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस अस्पताल में बच्चे को ले जाया गया वहां पर पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? ये उन डॉक्टर्स पर भी सवाल है कि उन्होंने बॉडी ऐसे ही क्यों सौंप दी। उन्हें खुद ये बोलना चाहिए था कि पहले आपके बच्चे का पोस्टमार्टम होगा फिर हम आपको बॉडी देंगे, बल्कि जो कलिंगा का मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसने बकायदा ऐसे ही बॉडी को सौंप दिया। इसके अलावा जो फैमिली है वो ये कह रही है कि कई सारे से छुपे इंसिडेंट हो सकते हैं जिसकी जानकारी पुलिस को लगानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक स्कूल के अंदर एक गैंग चल रहा है तो हो सकता है ऐसे कई केसेस और भी हुए हों। इसके अलावा ये चीज़ कही जा रही है, तो लगातार जो फैमिली है उसकी तरफ से इस तरह से सवाल बनाए जा रहे हैं। सवाल और भी है, लेकिन आप पहले ये सुनिए कि जब कलिंगा यूनिवर्सिटी पर इस तरीके से सवाल उठे तो जो समानता है उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली, कौन कौन सी ऐसी बातें कही और कैसे वो सीना ठोक कर ये कह रहे हैं कि कोई भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दिन राति डे इन डे आउट पछरे पड़छन एमती जेते टीवी पारुछ तुम जहाँ कहूच कह जो दिन प्रकृत में जब औषध समत ना बाहर कर दो निजक सेमती मेंटेन करके रखी से एते कुत्सारटना करछंती किंतु किछि कहि परिबेनी धरि परिबेनी। देखिए, जिसे अभी आपने सुना हुआ है अच्युता समांता, ये पूर्व 2019 में सांसद भी रह चुके हैं बीजेडी से, यानी बीजू जनता दल से। उड़ीसा में इनकी सरकार हाल में थी और उसके बाद अभी बीजेपी की सरकार वहां पर आ चुकी है। बीजू जनता दल से ये पार्टी से ताल्लुकात रखते थे और क्योंकि सांसद भी थे और कई मौकों पर यहाँ पर उन्होंने वेलफेयर का काम भी शुरू किया था। अब जो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये जो मैंने आपको तीन अलग अलग जो सिस्टम बताए, जो एजुकेशन सिस्टम बताए, ये तीनों इन्हीं के अधीन हैं और यहाँ पर लाखों बच्चे पढ़ाई करते हैं। किड्स में आपने हाल ही में सुना होगा कि किस तरीके से नेपाली स्टूडेंट की जो वहां पर मौत हुई थी एक रहस्य बन चुकी थी। किम्स ये भी इन्हीं के अधीन है, जो भी कुछ होता है ये इन्हीं के मेडिकल इंस्टीट्यूट में ले जाकर इनकी जांच पड़ताल करवा देते हैं। किस कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात जो आपको अच्छी तरीके से समझनी चाहिए, हम बात करेंगे, जो सवाल है उस पर बात करेंगे, लेकिन समझिए कि ये जो किस क्या चीज है। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में 30,000 बच्चे मुफ्त में पढ़ाई करते हैं। उनके खाने पीने का देखभाल, उनकी हेल्थ चेकअप का देखभाल और किंडर गार्डन से मतलब एलकेजी यूकेजी से लेकर डॉक्टरेट तक की पढ़ाई यहां पर मुफ्त में होती है। लेकिन सिर्फ ट्राइबल्स बच्चों के लिए, मतलब जो आदिवासी बच्चे हैं उनके लिए ये पढ़ाई मुफ्त होती है, या बीपीएल बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों को यहाँ पर फ्री में सब कुछ पढ़ाया लिखाया जाता है। 2 इंस्टीट्यूट में पैसे लगते हैं, एक इंस्टीट्यूट में पैसे नहीं लगते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया कि 30,000 बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाना, पढ़ाई करवाना, इस दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं है। अब कई जो हमारे अंदरूनी सूत्र हैं वो भी ये भी बताते हैं कि फॉरेन से भी फंडिंग होती है, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, तो फॉरेन से भी बहुत सारे फंडिंग आती है जो सपोर्ट करती है इनके सिस्टम को, इनकी स्कीम्स को। और इसी तरीके से ये जो किस का या जो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है। अभी आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस इंस्टीट्यूट में नेपाली स्टूडेंट की रहस्यमयी मौत हुई थी और जहां पर जिस स्कूल में इस बच्चे की मौत हुई, उन दोनों की दूरी कितनी है? महज 3 किलोमीटर है।
अब होता क्या है, जब बच्चे की मौत होती है तो फटाक से मतलब बहुत जल्दी ही उस बच्चे को लेकर जाया जाता है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो भी 3 किलोमीटर के दायरे में। लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में ये तीनों इंस्टीट्यूट एक ही जगह पर मौजूद हैं, ओडिशा में, भुवनेश्वर में, जो उसकी राजधानी भी है। और यहां से होता क्या है, जैसे ही अस्पताल में लेके जाया जाता है, जो डॉक्टर्स हैं बिल्कुल उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म शायद भूल चुके थे, उन्होंने बता दिया कि बच्चे की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है। ये भी नहीं देखा कि उसके शरीर पर कहां चोट है, क्या चोट है, कुछ नहीं पता। बॉडी परिवार को सौंप दी जाती है। अब इन्हें लगा कि हम तो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग हैं, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लोग हैं, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के हम टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये गरीब आदिवासी लोगों को क्या पता लगेगा कि उनका बच्चा किस तरीके से मरा। बता देंगे कि बाथरूम में गिरा और हार्ट अटैक आया और मौत हो गई। और यही सोच के साथ, इसी सोच के साथ ना ही पुलिस को बताया गया, क्योंकि उन्हें लगा कि पढ़े लिखे लोग तो जाके कंप्लेन करेंगे, गरीब कहां ही मुंह खोलता है, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, उनके बच्चों को तो अब मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, यहां पर बच्चों को मारकर उनके हाथ में सौंप दो। और इसी के बाद जब बच्चों को सौंपा गया तो 200 किलोमीटर दूर से माँ बाप अपने मरे हुए बच्चे को लेने आते हैं, लेकर चले भी जाते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बच्चे के शरीर के साथ कुछ ऐसी तरीके से जाति की गई होगी। जब मां अपने बच्चे को घर लेकर जाती है, उसे देखती है, तब पता लगता है कि गले पर चोट के निशान हैं, शरीर पर अलग अलग जगह चोट के निशान है। लानत है ऐसे डॉक्टर की पढ़ाई पर जो डॉक्टर्स अपने खुली आंखों से अंधे बनकर उस बच्चे को मौत के मुंह पर यह बता रहे थे कि आम मौत है। जब मां जो पढ़ी लिखी नहीं है, आदिवासी क्षेत्र से आती है, उसने देख के बता दिया कि देखिए यहां पर तो कुछ गड़बड़ है। अब वो ये भी सारी चीजें अपने पति को बताती है। पति भी गरीब, मां भी गरीब, गरीब की कौन सुनता है। लेकिन जब ये सारी बातें निकलकर पुलिस थाने में जाती है तो ओडिशा पुलिस तुरंत एक्टिव होती है। क्राइम कहां हुआ था? 200 किलोमीटर दूर। 200 किलोमीटर दूर 0 एफआईआर करके फौरन ही एफआईआर दर्ज की जाती है। बच्चे का उसके घर पर दोबारा से पोस्टमार्टम होता है। अब ये जब सारी चीजें हो रही थी, उनके घर बगल के जो पुलिस थाने थे, जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो थाने वालों ने कहा कि एक काम करते हैं, हम इंस्टीट्यूट से एमएलसी रिपोर्ट मंगाते हैं। एमएलसी रिपोर्ट से अगर मैं आपको फॉर्म में कहूं, जब भी किसी की मौत होती है ना, तो एक तरीके से मेडिको लीगल केस एक एमएलसी रिपोर्ट होती है। जैसे मान लीजिए किसी की मौत हो गई तो उसके शरीर पर कहां चोट है, कहां चोट लगा था, किस वजह से मौत हुई है, हर एक चीज का ब्यौरा होता है। अब ओडिशा पुलिस ने जब इंस्टीट्यूट वालों से कहा कि एमएलसी रिपोर्ट लाइए, थोड़ा देखें कि बच्चे की मौत कैसी हुई है, तब यहां पर कलिंग इंस्टीट्यूट वालों को लगा कि उन्हें तो लगा कि हम तो जो कम पढ़े लिखों को भेज रहे थे बॉडी, इन्होंने कहा एमएलसी रिपोर्ट मंगवा ली। अब यहां पर कलिंग इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स की हालत खराब, क्योंकि रिपोर्ट अगर आप झूठ पेश करोगे, पोस्टमार्टम में कुछ और चीजें आ गई तो नौकरी जाना तो तय था। अब यहां पर एमएलसी रिपोर्ट देने में जितनी देरी हो रही थी, ओडिशा पुलिस समझ रही थी कि किसी बड़े षड्यंत्र का एक महज मोहरा बन के रह गया है वो बच्चा। और इसके बाद वो जो 200 किलोमीटर दूर थाना था, उस केस को ट्रांसफर किया जाता है कलिंग इंस्टीट्यूट के बगल के थाने में। इन्फो सिटी नाम की एक वहां पे जगह है, वहां पर उस थाने में उसे ट्रांसफर किया जाता है। जैसे ही दबाव बनाया जाता है, जिस तरीके से वनिता ने बताया कि अफसर जाते हैं रातों रात, रेड मारते हैं, पूछते हैं कि अरे बताइए किस तरीके से मौत हुई। हर किसी ने मुंह पर ऐसा लगा कि फेविक्विक लगा रखा है, कोई बोलने को तैयार ही नहीं हो रहा था। अब ये जब सारी चीजें हो रही थी, जो 200 किलोमीटर दूर जब वहां पर उसका जब पोस्टमार्टम हो रहा था, उसकी जब रिपोर्ट सामने आती तो पता लगता है कि अलग अलग जगह चोट के निशान है, गले पर चोट के निशान है और दम घुटने की वजह से मौत हुई है उसकी, किसी और वजह से नहीं हुई है। अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जब ले जाकर कलिंग इंस्टीट्यूट वालों को दिखाया जाता है कि जनाब झूठ बोलना बंद कीजिए, मर्डर हुआ है। जिसे आप आम मौत बता रहे थे कि बाथरूम में गिरकर बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, ऐसा कौन सा बाथरूम है, ऐसा कौन सा भूत है उस बाथरूम के अंदर कि बच्चे को देखते ही हार्ट अटैक आ जा रहा है, चलिए हमें बाथरूम दिखाइए। अब यहां पर कलिंग इंस्टीट्यूट वालों को लगा कि बच्चे तो बोलने से रहे, क्योंकि बच्चों को उन्होंने पहले ही धमका दिया था। लेकिन जो स्कूल का जो स्टाफ था बाथरूम लेके जाता है, उन्हें लगा कि दिखा देंगे, अब तक तो इतने दिन भी हो चुके हैं, बाथरूम की अच्छी तरीके से साफ सफाई भी कर दी गई है। जैसे ही पुलिस वालों को लेकर जाते हैं, साफ सफाई वाले ने अच्छी तरीके से साफ सफाई जरूर की, मतलब जो फर्श था अच्छी तरीके से साफ सफाई था, लेकिन जो दीवार था
उस दीवार पर लिखा था जोकर गैंग। अब ये जो जोकर गैंग था, पुलिस वाले देखी पूछते कि ये क्या चीज है। जो साफ सफाई वाला साफ था उसे लगा कि बच्चों ने कुछ लिखा होगा, लेकिन जोकर गैंग को जब उन्होंने स्टडी करना शुरू किया तो पता लगा कि इस स्कूल के पीछे एक ऐसी काली सच्चाई है जो पुलिस वाले जो कॉलेज वाले थे वो चाहते थे कि उसे दबा दें। लेकिन जब पुलिस ने अपनी कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो एक के बाद एक ऐसी ऐसी परतें खुलना शुरू हुई। क्लास 9वीं के उसी के साथ पढ़ने वाले लोग, बच्चे ने उसकी हत्या कर दी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि दाल गिर गया था। और ये जो बच्चा था ये उनसे कन्फ्रंट करता था, ये उनकी बातें नहीं मानता था। अभी जो गैंग का जो सिस्टम है, जो बड़े बड़े गैंगस्टर जो बड़े होकर ये गैंग बनाते हैं, सोचिए स्कूल के अंदर गैंग बन जाता है। अब यहां पर उस स्कूल, पूरा मैनेजमेंट, पूरा सिस्टम उसे छुपाने में लग जाता है और ये बताना ही नहीं चाहता कि उनके स्कूल के अंदर मर्डर हो गया। फिर कहते हैं कि हमारे स्कूल, हमारे इंस्टीट्यूट को तो बदनाम किया जा रहा है। बदनाम कोई नहीं कर रहा। अगर आप पहली बार में आकर सच बता देते, आपको झूठ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको लगा कि आपके इंस्टीट्यूट में तो पिछले कुछ सालों के अंदर 3 से 4 मौतें हो गई हैं, अब ये मौत भी कई सवाल खड़े कर देंगे और इसलिए आपने सोचा कि सच को दबाया जाए। और सच को दबाने के लिए आपने एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया, पूरे सिस्टम का मजाक बनाया, पुलिस वालों को बेवकूफ समझा, परिवार को बेवकूफ समझा। और कहानी यहां से जब आगे बढ़ती है तो क्या पता लगता है, ये पहले स्कूल वाले करते हैं कि देखिए जो बच्चे का पैर फ्रैक्चर हो गया है, ये पुलिस वालों ने कहा, किससे, माँ बाप से कहा कि बच्चे का फ्रैक्चर हो गया है और उस वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया। पैर का फ्रैक्चर कहां, दिल का क्या क्या तू क्या, अब तक ये समझ में नहीं आया। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल, वो जो 3 बच्चे थे, जो कॉलेज या कहे जो प्रशासन है स्कूल का, वो उन्हें क्यों बचा रहा था, कोई तुक नहीं बनता। ये जो ऐसा सवाल है कि आपके लिए तो हर एक बच्चा सामान्य है, क्योंकि सब गरीब परिवार से आ रहे हैं, सब ट्राइबल इलाके से आ रहे हैं, उन बच्चों में तो आपको समानता दिखनी चाहिए थी। लेकिन आपने सोचा कि इस गैंग को और बढ़ावा दिया जाए। सोचिए वो जो 3 बच्चे जो हत्यारे हैं, उनका मनोबल कितना बड़ा होगा कि पूरा स्कूल उनको बचा रहा है, प्रिंसिपल साहब बचा रहे हैं, कोई उनका क्या कुछ बिगाड़ लेगा। और ये जो बच्चे हैं बड़े होकर कितना बड़ा अपराध करते, और सिर्फ गलती स्कूल को अपनी इज्जत बचानी थी। जो सातवीं जो सबसे बड़ी चीज है, जब बच्चे के गले पर मार्क दिख रहा है तो जो पहली बार जो डॉक्टर्स ने देखा वो उन्होंने मुंह क्यों बंद किया, इसमें पूरी स्कूल की सम्मिलित होगी तभी तो सारी चीजें होती हैं। अब यहां पर जो एक साथ जो किस और जो किम्स है, ये दोनों ने मिलकर सच्चाई छुपाई। ये किसी से नहीं छुपा, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। डॉक्टर्स को कहा जाता है कि वो जिंदगी बचाते हैं, जान बचाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी नौकरी बचाई, जिंदगी जाए जब जाए हमारी नौकरी बची रहे, ऐसी सोच के साथ जो सफेद कोट वाले डॉक्टर अगर काम करने लगे तो क्या होगा इस देश का नहीं पता। अब यहां पर जब किस ने जो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, उन्होंने जब बॉडी को सौंपा पिता को, तो कई बार जो किस के प्रशासन थे उन्होंने कहा कि आप इस केस को दबा के रखिएगा, बताइएगा नॉर्मल सा केस था, बच्चे की हार्ट अटैक आ गया, इस केस को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। प्रशासन अपने तरीके से इस केस को दबाने में लगा हुआ था जब वो लाश को सौंप रहा था। और इतना बड़ा कांड होने के बाद, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में एक मर्डर हो जाता है, उस पर एलिगेशंस लगते हैं। मजाल है उस इंस्टीट्यूट की जिसने अब तक कोई भी सफाई पेश की हो, कोई सफाई पेश नहीं की गई, और सिर्फ एक बच्चे की हत्या को मजाक बनाकर उन्होंने पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो उनकी जो टॉप बॉस है, जो सबसे बड़े बॉस हैं, जो ऑन कैमरा कहते हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्या उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी? जो डॉक्टर्स किसके कहने पर बोल रहे थे कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, जो ये जो पूरा मैनेजमेंट है किसके कहने पर इस चीज को छुपाने में लगा हुआ था, और क्या मिल गया छुपाकर? बता देते कि इन बच्चों ने हत्या की है, स्कूल प्रशासन को तुरंत के तुरंत पुलिस को सौंप देना चाहिए था। मामला इतना तूल नहीं पकड़ता, लेकिन मामला तूल पकड़ता इसलिए क्योंकि जो प्रशासन, पूरे स्कूल मैनेजमेंट ने उन 3 बच्चों का हौसला 7वें आसमान के ऊपर कर दिया। उन्हें लगा कि इन बच्चों को तो खुशी हो रही होगी। क्लास 9वीं की स्टूडेंट जो जिससे सिर्फ और सिर्फ क्लास के बच्चे डरा करते थे, सोचिए अब पूरा स्कूल डर रहा था, क्योंकि जो हत्यारों को स्कूल वालों ने खुली छूट दे रखी थी, जो चाहे वो करो, हम तुम्हें बचाने के लिए ढाल के रूप में आगे खड़े रहेंगे। और जब ये पूरा मामला पकड़ा जाता है, पुलिस के सामने आता है, तो उन तीनों बच्चों को जुवेनाइल सिस्टम के पास भेज दिया जाता है,
कुछ सालों में छूट के बाहर भी आ जाएंगे। बच्चे की तो हत्या की है, जुवेनाइल केस में कुछ ज्यादा होता भी नहीं है, क्योंकि बच्चे तो नादान होते हैं। नादानी में किसी का गला घोट दिया होगा, नादानी में धमकी दी होगी, नादानी में उसे घसीटते हुए बाथरूम में लेके गए होंगे। नादान है ना, नादानियों से तो छोटी मोटी सजा देकर उन्हें माफ कर ही दिया जाता है। लेकिन ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पहले मुंह छुपाते हो, ये जो जितने भी लोग आपको खड़े नजर आ रहे हैं, सबके सब उस बच्चे के हत्यारे हैं। छुपाने की बात छोड़िए, अगर ये पहले बता देते तो उसको शायद बहुत पहले इंसाफ मिल जाता। लेकिन मजाक बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए, अपनी इज्जत को कायम करने के लिए इन्होंने एक के बाद एक कई झूठ बोले। वो कहते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ता है, और कुछ इसी तरीके से इस केस में एक के बाद एक झूठ बोला गया। बच्चों तक को धमकाया गया। अगर किसी ने भी अपना मुंह पुलिस वालों के सामने, घर वालों के सामने बोला, तो इस पूरा मैनेजमेंट उस बच्चे से बदला लेगा। और धमकी क्या दी जाती है, गरीब बच्चे हो, अगर हम स्कूल से निकाल देंगे, कहां पढ़ाई करोगे, तुम्हें बहुत उज्जवल भविष्य है तुम्हारा, कहां जाके कॉलेज में एडमिशन लोगे, हम तुम्हें खाना देते हैं, हम तुम्हारा फ्री में हेल्थ चेकअप करते हैं, तुम्हें पढ़ाते हैं, और इसलिए हमारे बच्चों को हक है कि तुम्हें मार दो। ये जो सारी जो चीजें होती हैं, ये कहीं ना कहीं आप कितना भी अच्छा काम कर लें, छोटा सा जो कीचड़ भी अगर आपके सफेद जो पोशाक है उसमें पता लगता है कि कीचड़ उछाला गया है, इस कीचड़ को साफ किया जा सकता था अगर आप सच बोलते। लेकिन झूठ पर बनी जो इमारत होती है उसे ढहने में टाइम नहीं लगता है। कलिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम कर रहा है, 30 हजार बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उन्हें पढ़ा लिखा रहा है, उनके लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन जब अगर सच बात बताने की, क्योंकि 30 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका पूरा मैनेजमेंट है, कुछ बच्चे बाहर भी पढ़ते हैं, लगभग 80 हजार के आसपास स्टूडेंट्स इससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जब इतनी तादाद में बच्चे पढ़ते हैं तो हादसे होते हैं, लेकिन उन हादसों को एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए इंस्टीट्यूट को। सच बोलने से कोई आपको कुछ मना नहीं कर रहा। सच बोलेंगे, कई बार हो सकता है जनता आपके साथ आ जाए। स्कूल में झगड़ा होता हम देखते हैं कि आए दिन दिल्ली में, गुजरात में, हर जगह ऐसे मामले आते रहते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूट है उसे छुपाता नहीं है। ऐसे में जो कलिंग इंस्टीट्यूट को भी शायद यही करना चाहिए था, लेकिन उन्हें लगा कि गरीब लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, कहां मांग सकते हैं। वो तो पुलिस वालों ने एमएलसी रिपोर्ट मांग ली कि बताइए मौत की असली वजह क्या है। तब इनके हाथ पैर कपकपाना शुरू हुए, और जब सच्चाई पता लगी कि बाथरूम में बड़ा बड़ा जोकर गैंग लिखा था, तब एक के बाद एक कई परतें खुलती चली गई, और इस इंस्टीट्यूट की जो कड़वी काली सच्चाई आज सबके सामने आ चुकी है। तो फिलहाल हमारी कोशिश थी कि इस इंस्टीट्यूट के ऊपर जो भी इस तरीके की केस को, क्योंकि ओडिशा का मामला था, कई हिंदी जो चैनल से इसको उठा नहीं रहे थे, तो हमने कोशिश की कि ऐसे मामलों को आप तक लेकर आएं और आपको बताएं कि किस तरीके से ये जो चीजें हो रही हैं उसे आप तक पहुंचाया जाए। क्योंकि जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमारे लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हमें उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। तो हमने अपने ग्राउंड रिपोर्टर अजय नाथ, जो भुवनेश्वर की जो हमारे ग्राउंड रिपोर्टर हैं, उनसे मेहनत करवाई, हमें मानना पड़ेगा। उन्होंने कड़ी मेहनत कर परत दर परत वहां ग्राउंड पर जाकर हर एक से पूछताछ की, समझने की कोशिश की, और तब जाकर जब उन्होंने हमें जो चीजें बताई हम आपके सामने लेकर आए हैं, उन्हें आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अजय नाथ जी हैं जिन्होंने अच्छी तरीके से इसे इन्वेस्टिगेट किया, हम तक खबर पहुंचाई, हमें बताया कि आप पूरी जनता को बताइए कि उड़ीसा के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि जो नेशनल मीडिया में ये सारी चीजें खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश थी कि इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आप तक खबर पहुंचाएं, आपको समझाएं कि ओडिशा के एक नामी इंस्टीट्यूट, एक सांसद जो पूर्व सांसद हैं का जो इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं। कुछ महीने पहले आपको पता होगा नेपाल की जो लड़की थी, उसकी जो मौत थी वो रहस्यमयी बन चुकी थी। अब कुछ इसी तरीके से जो बच्चा है उड़ीसा का, उसकी भी मौत रहस्यमयी है, मर्डर हो गया, उसे छुपा दिया गया। तो हमारी कोशिश थी कि इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आप तक एक खबर पहुंचाएं, और हमारे तमाम दर्शकों से दरख्वास्त है कि अगर आपके पास भी कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज, ऐसी क्राइम स्टोरी जो आप चाहते हैं हम आप तक पहुंचाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए ऐसी कौन सी स्टोरीज आप सुनना या समझना पसंद करेंगे। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।